श्यामनगर गांव में मनोज नाम का एक गरीब असहाय आदमी रहता था। पत्नी रिया और बूढ़ी माँ को लेकर ही उसका परिवार चलता। मनोज की पत्नी बहुत झगड़ालू और हिंसक थी। वो सास को मौका मिलते ही ताने देती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें घर के पीछे रहने की जगह दी है ना? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या तुम्हें घसीटकर वहाँ ले जाऊं? साड़ी बहुत फट गई थी, इसलिए यहीं बैठकर सिल रही और देख तो रही हो कैसे बारिश हो रही है। बारिश में भीग रही थी। मैंने कहा था ना, कभी भी इस घर के बरामदे में मत आना। तुम जैसी औरत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम्हें देखते ही मेरे सिर से आग निकलने लग जाती है। तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो हमेशा चुपचाप अकेली रहती हूँ। तो वक्त का खाने को मिले तो खा लेती हूँ, नहीं तो बिना खाए रह जाती हूँ। तुम इस घर का बोझ हो। तुम्हारे कारण हमें कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, तुम जानती भी हो। मैंने सोचा था 2 दिन मायके जाऊंगी, तुम्हारी वजह से जा ही नहीं पाती। तेरी इच्छा हो तो चली जाना, मेरे लिए चिंता मत कर। नहीं नहीं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं तुम्हारे रहते क्या हो जाए। तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? देख लेना, एक दिन तेरा हाल मुझसे भी बदतर होगा। तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। वाह वाह, बड़ी बातें करने लगी हो। बरामदे से तुम्हें लात मार कर निकाल दूंगी। लात मारना ही तो बाकी है। देख रही हूँ आजकल तुम ज्यादा बोलने लगी हो। खाना बंद करना पड़ेगा। खाना नहीं मिलेगा तो मुंह भी बंद हो जाएगा। एक वक्त का खाना देती है, उस पर भी ताने देती है। ऊपर वाला क्यों मुझे मौत नहीं देता? मरोगी तो हम बचेंगे। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब कभी इस घर की दहलीज पर पाँव नहीं रखूंगी। अपने ही घर में जगह नहीं, यही तो मेरे नसीब में था। मनोज श्याम नगर के महाजन के घर काम करता था। वहीं रात को भी रहता। महीने में केवल 1-2 दिन ही घर आता पत्नी और माँ से मिलने। बाबू, कई दिन हो गए हैं मैं घर नहीं गया हूँ। मेरी बूढ़ी माँ के लिए मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। अगर आप अनुमति दें तो मैं घर होकर आऊं। देखो, महीना तो लगभग खत्म ही है, तो महीना खत्म होने दो, फिर तनख्वाह लेकर जाना। अभी जाओगे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। हाँ, पर अगर आप मुझे थोड़ा पहले ही पैसे दे देते तो बड़ा अच्छा होता। क्या है कि दिल में बड़ा अजीब सा डर है। लगता है जैसे कि माँ कष्ट में है। ओह, तू एक काम कर सकता है, अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर आ जा। तुम्हें रहने की जगह की कमी भी नहीं होगी। बता। अब ये तो संभव नहीं है बाबू। अपना घर छोड़कर रहना ठीक नहीं है। जो जर्जर झोपड़ी है उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। ओहो, कोई समस्या नहीं है। बहुत से लोग हमारे देश में घर छोड़कर विदेश में रहते हैं। अरे तुम तो उसी गांव में रहोगे, कभी कभी जाकर देख लेना, इसमें क्या समस्या है? अब घर जाकर, ठीक है, मैं घर जाकर पत्नी से बात करता हूँ। अब वो राजी हुई तो ठीक है, यहीं आकर रह लेंगे। और नहीं तो क्या। अब देखो भाई, मेरा तो बस एक ही बेटा है, वो भी घर में ढंग से रहता नहीं है। अगर तुम लोग हमारे साथ रहोगे तो घर भरा भरा रहेगा, आबाद रहेगा। अब जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपनी माँ और पत्नी को अच्छे से समझाऊंगा ताकि यहाँ रहने को राजी हो जाएं। हाँ, और तू कोशिश करना कि मान ही जाए। और हाँ, कल तेरी मालकिन यानी कि मेरी भाग्यवान की पुण्य तिथि है, तो सोच रहा हूँ कि उनकी याद में गरीबों में दान करूँ। ये तो बहुत अच्छा विचार है मालिक। ऐसा नेक काम करने से ऊपर वाला आपको सुख देगा। अरे अपने सुख की मुझे परवाह नहीं है। मेरी बस यही दुआ है कि मेरा बेटा हमेशा सुखी रहे। हाँ, यही मेरी भी कामना है कि आपकी इच्छा पूरी हो। ठीक है बाबू, मैं चलता हूँ। मनोज मेहनत से जो भी कमाता था सब रिया को दे देता, लेकिन रिया सास को हमेशा सताती। मनोज जो पैसा भेजता
उसका आधा रिया मायके भेज देती। वही रिया की बहन टीना भी अक्सर बहन के घर आती। इस बार इतने दिनों बाद आई, घर पर सब ठीक है ना? सब ठीक है। पिताजी काफी दिन पीसी के घर थे, इसलिए देर से आई। तू यहीं रह सकती है, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। हम दोनों बहनें साथ रहें तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा होता, पर माँ पिता को छोड़कर रहना अच्छा नहीं लगता। इस महीने तूने कोई पैसे नहीं भेजे, तेरे पैसों से ही तो हमारा गुजारा होता है। चिंता मत कर, घर के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, तू जब जाएगी तब ले जाना। ले तो जाऊंगी, पर तेरी बूढ़ी सास को नहीं देख रही हूँ, जिंदा है या नहीं? मत पूछ, वो अब मुझसे और सहन नहीं होती। उसे घर के पीछे छोड़ रखा है। दिन भर मुझे उसकी कोई खबर नहीं। कभी कभी बस थोड़ा सा पानी भात देकर आती हूँ। अच्छा किया, वो मर जाएगी तो तेरा बोझ कम होगा। उसके कारण तू मायके भी नहीं आ पाती। लेकिन क्या दादा बाबू को पता है कि तूने सास को घर के पीछे छोड़ रखा है? कुछ नहीं जानते। अगर जान गए तो मुझे मार डालेंगे। महीने के आखिर में जब दादा बाबू आएंगे, उससे कुछ दिन पहले सास को घर के अंदर ले आऊंगी। ध्यान रखना, दादा बाबू को कुछ पता न चले। नहीं नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। महीने के अंत से पहले ही मनोज महाजन से कुछ पैसे लेकर घर लौट चला। रिया ने सोचा भी नहीं था कि मनोज इतनी जल्दी आ जाएगा। उधर बूढ़ी माँ बहुत कष्ट से जी रही थी। क्यों मेरी मौत नहीं आती? ऐसे जीने से मरना अच्छा है। मेरा बेटा कब आएगा? बेटे के लिए मन बहुत बेचैन है। अरे माँ, अरे भाई तुम यहाँ क्यों बैठी हो? फटे कंबल पर बैठी हो और तुम्हारी साड़ी इतनी गंदी क्यों है? बेटा, मैं तेरे बारे में सोच रही थी। तुझे देखने के लिए मन छटपटा रहा था। तुझे देखकर मुझे बहुत शांति मिली। ओहो, पहले ये तो बताओ कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? घर में हमेशा अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। लेकिन ये पास में पानी में भीगा भात क्यों रखा है? ओहो, ये मैंने कुत्तों के लिए रखा है। बेटा, तू घर जा, मैं यहीं थोड़ी देर बैठी रहूंगी। ओहो, मैं घर आया और तुम यहाँ बैठी रहोगी? नहीं नहीं नहीं, चलो 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 चलो, मेरे साथ घर चलो। नहीं बेटा, मन नहीं कर रहा। तू जाकर खाना खा। इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहा है, तुझे ही बहुत कष्ट हो रहा होगा। ओह, तुम आ गए? कब आए? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले घर आया और माँ यहाँ बैठी है। मैं उनसे कई बार कह चुका, लाख बार कह चुका, घर चलो घर चलो घर चलो, पर जा ही नहीं रही। माँ को तो घर में ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ बैठी है। और ये तुम्हारे हाथ में भात क्यों है? क्या ये भी कुत्ते के लिए है? हाँ, बिल्कुल सही कहा, कुत्तों को देने के लिए लाई हूँ। ओहो, तुम सब लोग घर चलो चलो चलो, मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो। श्यामनगर गांव के महाजन का इकलौता बेटा जय था। जय ने पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी की। जय की मित्र मीरा बहुत बुद्धिमान, सुंदर और शिक्षित थी। वो हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। जय और मीरा अक्सर गांव में घूमने निकलते। हाय 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 हाय, देखो तो सही कितना सुंदर वातावरण है। हाँ, मेरा तो मन कर रहा है कि नदी के बीचों बीच एक घर बना लूं। तुम शादी करके पत्नी ले आओ और फिर नदी के बीचों बीच हमेशा रहो। अब देखो मीरा, मैंने तो तय कर लिया है कि मैं शादी वादी नहीं करूंगा। अरे भाई, बहुत झंझट है शादी। अरे वाह, शादी से इतना डर? मैंने तो तुम्हारे लिए लड़की भी देख रखी है। हैं, सच में? और कैसी लड़की देखी है तुमने, बताओ? तुमसे उम्र में 10 साल बड़ी, भूत जैसी दिखती है। दिन में भी रोशनी जलाकर देखना पड़ता है। सच में? तुम्हारी ही पसंद की लड़की से मैं शादी करूंगा, देखना। लेकिन लड़की रात को पेड़ पर रहती है। हाँ तो ठीक है,
मैं भी उसके साथ पेड़ पर रह लूंगा। अच्छा, तो आधा महीना नदी में रहना और आधा महीना पेड़ पर रहना। अरे खैर छोड़ो ये सब मजाक। अब शादी वादी के बारे में और बात नहीं करते। अब देखो मुद्दे की बात ये है कि तुम्हारे जैसी कोई लड़की मिले तो शादी करूंगा, नहीं तो कभी नहीं करने वाला। ठीक है, अब मैं तुम्हारी शादी का जिक्र नहीं करूंगी। ओहो, नाराज हो गई क्या? अरे नाराज मत हो। देखो तुम्हारे नाराज होने से ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं क्यों नाराज हूँ? अरे देखो देखो, पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। अरे हाँ, कितना सुंदर दृश्य है ना? बहुत सुंदर। अब हमें घाट की तरफ चलना चाहिए। देर से घर पहुँचूंगी तो पापा डांटेंगे। छुट्टी के दिन सोचा था कि तुम्हें पूरा दिन घुमाऊंगा, पर अफसोस। अगर पापा डांटते नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ घूमती रहती। कुछ दिन हो गए मनोज घर पर है। इन दिनों उसकी माँ को इस घर का सहारा मिला। मनोज को बिल्कुल पता नहीं चला कि उसकी माँ पर इतना अत्याचार होता है। अब कल तो मुझे वापस जाना ही होगा। काश कुछ दिन और रुक पाता, लेकिन क्या करें, अब रुकना मुमकिन नहीं है। बेटा, कुछ दिन और रुक जा। माँ, आप कैसी बातें करती हैं? अगर इतने दिन घर पर रहेगा तो आपके बेटे का काम कौन करेगा? उसके कमाए पैसों से ही तो हमारा घर चलता है। अच्छा, महाजन कह रहा था कि मैं तुम्हें भी साथ ले आऊं। उनका बड़ा घर है, उनके इकलौते बेटे के अलावा और कोई वहाँ है नहीं। अगर हम सब उनके घर में रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम हमें ले जाने की बात मत करना। बेटा, मुझे अपने साथ ले चल। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मेरा मन हमेशा तेरे पास ही रहता है। माँ, आप ये कैसी बचकानी बातें कर रही हैं? आपका बेटा क्या छोटा बच्चा है जो आपके बिना रह नहीं सकता? बेटा चाहे बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। बेटा मनोज, मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ। हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ की चिंता मत करो। माँ मेरे पास अच्छी तरह रहेगी। ठीक है। अब जब तुम जाना ही नहीं चाहती हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मेरे माँ के साथ जरा सी भी लापरवाही मत करना। अगली बार घर आकर अगर मैंने देखा कि माँ के तन पर फटी पुरानी साड़ी है, माँ ऐसे कहीं बैठी हुई है, तो समझ लेना फिर तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, मैंने तो कहा माँ के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ए माँ, तुम्हें अगर कोई भी तकलीफ हो तो मुझे तुरंत बता देना। मैं खुद मेहनत करता हूँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखता हूँ कि तुम लोगों को कोई कष्ट ना हो। महीने का जो वेतन मिलता है सब कुछ घर ही पे दे देता हूँ। महाजन खाना पीना दे ही देता है, इसीलिए अपने पास एक भी पैसा नहीं रखता हूँ। बेटा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? मैं तेरी माँ हूँ। तेरी तकलीफ सुनकर मेरा दिल दुखता है। अरे माँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। अगर तुम अच्छे से न रहोगी ना तो मैं भी अच्छे से नहीं रह पाऊंगा। अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, सोना चाहिए। कुछ दिन रहने के बाद मनोज फिर महाजन के घर चला गया। मनोज के जाने से रिया बहुत खुश हुई। उधर मनोज की माँ फिर रिया के अत्याचार की शिकार बनने लगी। दीदी, तुम महाजन के घर जाने को राजी क्यों नहीं हुई? वहाँ रहती तो बहुत आराम से रहती। वहाँ रहकर क्या मायके पैसे भेज पाती और फिर बूढ़ी माँ बेटे के सामने रहती, उन्हें कुछ कह भी नहीं पाती। अगर बूढ़ी माँ दादा बाबू को सब बता दे तो तब तुम्हारा क्या होगा? नहीं नहीं, बूढ़ी अपने बेटे से कभी कुछ नहीं कहेगी। ऐसे कहेगी तो बेटे को दुख होगा, इसलिए वो कुछ नहीं बताएगी। ये बूढ़ी तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई है, इसे खत्म कर दो। एक काम क्यों ना करे, खाने में जहर मिला दे और बूढ़ी को मार डाले। खाने में जहर मिलाओगी तो पकड़ी जाओगी। कुछ और सोचो, तो बूढ़ी को जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये अच्छा विचार है। रात को बूढ़ी तो सोती रहती है, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। घर के कोने में जो आम का पेड़ है
उसके नीचे पहले गड्ढा खोदना होगा, फिर सोती हुई बूढ़ी को उठाकर उसमें गाड़ देंगे। दादा बाबू अपनी बूढ़ी माँ के लिए जो दिखावा करते हैं उसे देखकर तो जलन होती है। बूढ़ी खत्म हो गई तो उनका दिखावा भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा तूने। इस बार महाजन के घर से बूढ़ी के लिए साड़ी लाया था। इस उम्र में नई साड़ी पहनकर बूढ़ी क्या करेगी? वो साड़ी मत देना, तुम पहन लेना। नहीं, ये मैं अपनी माँ को भेज दूंगी। मैं बाद में अपने लिए नई साड़ी ले लूंगी। दीदी, बहुत देर हो गई, खाना नहीं बनाओगी? हाँ, अब देर हो गई है, चलो खाना बनाना पड़ेगा। महाजन के घर जाने के बाद से मनोज के मन में बेचैनी सी रहती है। उसे बार बार लगता है कि घर में कुछ हो रहा है जो वो समझ नहीं पा रहा था। दिन भर मनोज इतना परेशान रहता है कि काम में मन नहीं लगता। हो, मुझे ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या साधु बाबा के पास जाऊं? लेकिन अगर बाबा नाराज हो गए तो? वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? अगर कुछ कहना है तो कहो। बाबा, मेरे मन में ना बहुत उलझन है। मतलब किसी काम में ध्यान नहीं लगता। लगता है जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला है। हाँ, तेरे सामने बड़ा संकट खड़ा है। इससे निपटने के लिए तुझे काफी मुश्किल होगी, लेकिन एक उपाय है। हैं? क्या उपाय है बाबा? गरीबों के लिए भोजन का आयोजन करना होगा, लेकिन इस आयोजन की बात अपने घर के किसी भी सदस्य को मत बताना। बाबा, मैं ठहरा एक गरीब आदमी, भोजन का खर्च कहाँ से लाऊंगा? अब ये तो तुझे खुद ही सोचना होगा। किसी भी तरह से भोजन का इंतजाम करना होगा, वरना संकट नहीं टलेगा बेटा। बाबा, ठीक है, मैं चाहे जैसा हो इंतजाम करूंगा। अच्छा है, जरूर करो, लेकिन आंखें और कान खुले रखना। चारों ओर संकट है। एक बार ये संकट टल गया तो फिर कोई तेरे पास नहीं आएगा। जितनी जल्दी भोजन कराएगा उतना अच्छा होगा। हाँ, ठीक है बाबा, मैं जल्द ही भोजन का आयोजन करूंगा। अच्छा है बच्चा, चल अब जा। ठीक है बाबा। रिया की शैतानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। वो मौका पाकर मनोज की माँ को मारती पीटती भी थी। आखिरकार दोनों बहनों ने मिलकर बूढ़ी माँ को जिंदा गाड़ने का फैसला किया। दीदी, गड्ढा तो हो गया, अब बूढ़ी को लाना होगा। गड्ढा और बड़ा करना होगा, इतना छोटा गड्ढा नहीं चलेगा। बूढ़ी के लिए इतना काफी है। चलो उसे पकड़ कर लाते हैं। चल। बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? यहीं तो रहती थी। टीना, तू जाकर देख तो सही घर में है या नहीं। हाँ, देखती हूँ। कहीं बूढ़ी ने हमारी बातें सुन ली क्या? वो तो सो रही थी, फिर भागेगी कहाँ? दीदी, बूढ़ी कहीं नहीं दिखी। चारों तरफ ढूंढा लेकिन नहीं मिली। लगता है बूढ़ी भाग गई, लेकिन भागेगी कहाँ? जहाँ जाएगी वहीं से पकड़ लाएंगे। कहीं दादा बाबू के पास तो नहीं चली गई? अगर वहाँ चली गई तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं, महाजन के घर बूढ़ी जा ही नहीं सकती। उसके पैरों में इतनी ताकत कहाँ? पास पड़ोस में ही होगी। अब हम क्या करें? अगर उसने किसी को सब कुछ बता दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आज रात ही किसी तरह बूढ़ी को ढूंढना होगा। दीदी, इतनी रात को खोजने की क्या जरूरत है? सुबह हो जाएगी तो खुद ब खुद आ जाएगी। पागल हो गई है क्या? बूढ़ी को ढूंढना ही होगा। लगता है जब हम गड्ढा खोद रहे थे तभी बूढ़ी ने सब सुन लिया। हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा ही हुआ। हमारी बातें सुनकर ही बूढ़ी भाग गई। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। अच्छा चलो, चारों ओर खोजते हैं। कई दिन बीत गए, लेकिन बूढ़ी का कुछ पता नहीं चला। खबर मनोज तक भी पहुंची। वो माँ को ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पर माँ कहीं नहीं मिली। माँ के लिए मनोज बहुत टूट चुका था।
हाँ बाबू, लगता है कि मेरी माँ कभी नहीं मिलेगी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। माँ के लिए मेरा दिल फटा जा रहा है। मेरी माँ कहाँ चली गई? अरे बस 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 बस, तुम्हें शांत रहना होगा, टूटने से कुछ नहीं होगा। हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। एक साधु बाबा ने कहा था कि मेरे सामने एक बड़ा संकट है। उनकी बात सच हो गई। रे 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 रे। क्या बात कर रहा है? अच्छा तो ठीक है, तो फिर से साधु बाबा के पास जा, शायद वो तेरी माँ का पता बता दें। बाबा ने कहा था कि मिट्टी के नीचे भोजन पका के गरीबों को खिलाना होगा। मैंने अब तक ये नहीं किया। मैं कहाँ से करूँ ये सब? अरे तो हमारे घर के पीछे एक बागान है, वहाँ जमीन के नीचे सीढ़ियाँ हैं और नीचे बैठने की बहुत सारी जगह है। तो जल्दी से वहाँ भोजन का आयोजन कर, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। बाबू, आपको पैसों की जरूरत नहीं है। अब देखिए, रहने दीजिए, मेरे पास जो है उसी से हो जाएगा। अब से महीने का जो वेतन बनेगा सब अपने पास रखूंगा। पत्नी को अब एक भी पैसा नहीं दूंगा। अरे लेकिन अगर पत्नी को पैसे नहीं देगा तो उसका काम कैसे चलेगा, बता। क्या करेगी काम चलाकर? जिसने मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा उसके लिए सोचने का कोई फायदा नहीं। मैं अब घर भी नहीं जाना चाहता। अगर माँ मिली ना तो मैं उसे यहीं ले आऊंगा। हाँ, माँ से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। माँ के बिना संतान की जिंदगी अधूरी हो जाती है। मैं भी बहुत छोटा था तब मैंने अपने माता पिता को खो दिया। मेरे बेटे की भी किस्मत खराब रही, उसे भी उसकी माँ का प्यार नहीं मिला। सही कह रहे हैं बाबू, माँ के बिना सब कुछ खाली खाली लगता है। इस उम्र में मेरी माँ कहाँ चली गई समझ नहीं आ रहा। अब तेरी माँ की उम्र काफी है, वो कहीं दूर नहीं जा सकती। पैदल चलकर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरी माँ बैलगाड़ी में भी नहीं बैठ सकती बाबू, तो गांव से बाहर तो गई ही नहीं होगी। सही कहा आपने। एक बार मैं पूरे गांव में अच्छी तरह से ढूंढता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले ढूंढो अच्छे से। बहुत दिनों से महाजन के बेटे जय और मीरा की मुलाकात नहीं हुई थी। लंबे समय तक ना मिलने से दोनों को बहुत बुरा लगा। यहाँ तक कि जय ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अगर शादी करनी है तो मीरा से ही करेगा। ओहो, तुमसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तुमसे मिलने के लिए ना मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। तुम्हें बुलाऊं तो मिलने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होती तुम समझना ही नहीं चाहते। मैं जब तक घर से बाहर नहीं निकल सकती। बाहर निकलने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। अरे भाई, मेरे लिए ना सही, थोड़ा झूठ तो बोल ही सकती हो ना। तुम्हारे लिए मैं क्यों झूठ बोलूं? तुम मेरे कौन हो? ओहो, ऐसा मत कहो। इस तरह कहने से मुझे बहुत बुरा लगता है, दुख होता है। मीरा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम अनुमति दे दो तो। क्या कहना चाहते हो? कहो। बात यह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम राजी हो तो। और अगर तुम राजी हो तो मैं अपने पिता को तुम्हारे घर भेज दूंगा। महाजन अंकल को हमारे घर भेज देना। वो जो अच्छा समझेंगे वही होगा। ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। हाँ हाँ, सही कह रही हो। चलो वापस चलते हैं। जय, उस पेड़ के नीचे कोई पड़ा हुआ लग रहा है। ओ भगवान, कहीं भूत तो नहीं? भूत जैसी चीज कोई नहीं होती है। चलो जाकर देखते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। अरे, ये तो एक बूढ़ी औरत है। जिंदा तो है लेकिन उठने की ताकत नहीं है। कहीं ये मनोज काका की माँ तो नहीं? हो सकता है। चलो दोनों मिलकर इन्हें घर ले चलते हैं। चलो। हाँ चलो। एक दिन मनोज घर आकर कह गया कि वो रिया को अब पैसे नहीं देगा। उधर रिया और टीना में भी बिल्कुल नहीं बन रही थी। रिया अब टीना को भी पैसे नहीं देना चाहती थी। इस बीच एक दिन खाना बनाते समय रिया की साड़ी में आग लग गई।
से रिया के हाथ पांव सब जल गए। तू अगर पैसे नहीं देगी तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, मैं आज ही चली जाऊंगी। मैंने तो सारी उम्र अपने घर परिवार की परवाह ना करके सारे पैसे तुम लोगों को दिए, और तू इस मुसीबत में मेरे साथ नहीं रहेगी। तेरी मुसीबत तूने खुद बुलवाई है, अब भुगत। मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए किया। किया तो किया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि मैं हमेशा तेरे पास रहूं? मेरे हाथ पांव जल गए हैं, कुछ कर नहीं पा रही। थोड़ा ठीक हो जाऊं तब जा। मैं 2 दिन और रुक सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तेरे पास रहकर मैं भी मुसीबत में पड़ सकती हूँ। मुझे तो बुढ़िया को ढूंढने से पहले ही निकल जाना चाहिए। मुसीबत में ही असली इंसान की पहचान होती है। तू मेरी सगी बहन है, यकीन नहीं हो रहा। देख दीदी, मैंने तुझे बार बार समझाया था कि बुढ़िया के साथ ऐसा मत कर, पर तूने मेरी एक ना सुनी। अब समझ रही हूँ कि मैंने जो कुछ किया सब गलत था। मुझे तुम्हें पैसे देने के बजाय अपने घर की चिंता करनी चाहिए थी। अगर तू पहले की तरह महीने महीने पैसे दे पाए तो मैं यहीं रह सकती हूँ, वरना नहीं। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तेरे दादा बाबू ने साफ कह दिया है कि अब और पैसे नहीं देगा, और अगर देने की ताकत भी होती तो भी अब मैं कभी तुम्हें पैसे नहीं देती। अपनी गलती समझ चुकी हूँ। दीदी, तेरी ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। मैं अंदर जा रही हूँ। उस दिन मीरा और जय ने जिस बुढ़िया को पेड़ के नीचे पाया था वो मनोज की माँ थी। मैं अभी तक जिंदा हूँ, यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो होश तक नहीं था। अरे माँ, तू तो ये बता कि तेरी ऐसी हालत हुई क्यों? सब कुछ बता तू। रहने दे बेटा, जो हो गया सो हो गया। बीती बातें मैं दोहराना नहीं चाहती। हाँ हाँ, आप सब कुछ बताइए अम्मा जी, ये कैसे हुआ? अरे माँ, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, सब कुछ बता ना, बता तो। तेरी बीवी और टीना ने मिलकर मुझे जिंदा जमीन में गाड़ना चाहा। घर के कोने में जब वो गड्ढा खोद रही थी और बातें कर रही थी, मैंने सब देख लिया। फिर वहां से भागकर जंगल में चली गई। 2 दिन जंगल में रहने के बाद बेहोश हो गई। उसके बाद कुछ याद नहीं। ओह, मैं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से जिंदा गाड़ दूंगा। मैं तुझे वचन देता हूँ माँ। जो होना था हो गया, वो अपने आप ही सजा पाएंगी। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, और अगर अपराधियों को छोड़ दिया जाए तो ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा। बाबू, मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। मुझे जाने दो। अगर मैंने उन्हें खत्म नहीं किया ना तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। बेटा, तू शांत हो जा। तुझे कुछ हुआ तो मैं कैसे सहूंगी? मनोज, मनोज, अभी गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो बुरे हैं, लेकिन हमें भी बुरा बनने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रख, कुत्ता इंसान के पैर पर काटता है, इंसान कभी कुत्ते के पैर पे नहीं काटता। उन्हें कानून के हवाले कर दो, कानून सही न्याय करेगा। बेटा, तू महाजन की बात मान। ठीक है, आप लोगों को दुख हो ऐसा काम नहीं करूंगा मैं। रिया के हाथ पांव आग में जलने के बाद उसकी हालत और बिगड़ती गई। अब वो बिस्तर पर पड़ी सिर्फ करहाती रहती। उधर उसकी बहन भी उसके पास रहना नहीं चाहती थी। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मरने से पहले अगर तेरे दादा बाबू से एक बार मुलाकात हो जाती, माफी मांगने का मुंह तो नहीं है, फिर भी माफी मांग लेती। मैंने सोचा भी नहीं था कि तेरी हालत ऐसी हो जाएगी। मैंने तो सोचा था धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर हालत तो और बिगड़ गई। इंसान जब पाप करता है तो बिना सोचे करता है। सोचता है इससे पूरी उम्र सुखी रहेगा, लेकिन कुछ दिन ही अच्छा रहता है, फिर पूरी जिंदगी सड़ते हुए गुजरती है। हाँ दीदी, मैं भी सोच रही हूँ
कि अब कभी पाप का काम नहीं करूंगी। अब से अच्छा बनने की कोशिश करूंगी। अब तुझे तेरे पाप की सजा मिलेगी ही। मैंने माँ को ढूंढ लिया है। माँ ने सब कुछ बता दिया। तुम लोग कितने खराब हो, कितने नीच हो। छी! हमें माफ कर दो। देख रहे हो मेरी क्या हालत है। मैं तो तुम्हें बिल्कुल माफ कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, बस समझ लो यही गनीमत है और तुम्हें माफ करना मेरे लिए पाप होगा। दादा बाबू, मैं तेरे पैरों में गिरती हूँ। हमें पुलिस के हवाले मत करो। हम अब कभी कोई गलती नहीं करेंगे। शर्म नहीं आती माफी मांगते हुए? अगर थोड़ी भी शर्म होती, इतनी सी भी, तो आज माफी नहीं मांगती। मैं तो तुम्हें सही बताऊं, अपने इन्हीं हाथों से मारना चाहता था, पर मैं इंसान हूँ, इसीलिए कानून अपने हाथों में नहीं लिया मैंने। हमारे पाप की सजा मिलनी ही चाहिए। सासू माँ से कहो हमें माफ कर दे और तुम लोग खुश रहो। ले जाइए इन्हें। कई दिन बीत गए। मनोज ने आखिरकार भूमिगत भोज का आयोजन किया ताकि अब कोई मुसीबत उसे छू भी ना सके। आप सब लोग पेट भर कर खाइए, कोई खाली प्लेट यहाँ से ना जाए। हाँ, अब से अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं मदद करूंगा। तो मनोज, अब से तू अपनी माँ को लेकर हमारे घर में ही रहेगा। हाँ, बीच बीच में अपने घर को भी देख लेना। अच्छा, अब मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगले महीने की 10 तारीख को मेरे बेटे जय और मीरा की शादी है। इस शादी में आप सभी आमंत्रित हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और महाजन बाबू की बात कोई भूलना मत, सभी आना। हाँ। इसके बाद मनोज अपनी माँ को लेकर महाजन के घर में रहने लगा। महाजन ने मनोज की भी दूसरी शादी करवा दी। उसकी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी निकली। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी बहू, सब्जियां जल्दी काट लो। मैं इस तरफ जल्दी से चावल बना लेती हूँ। ठीक है दीदी, मैं सब्जियां काट रही हूँ। मछली बहू कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं उठी? पता नहीं दीदी, मैं दूसरों की परवाह नहीं करती। मुझे घर का काम करना है और मैं वही कर रही हूँ। सही कहा। बड़ी बहू होने के नाते मुझे तो इन सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। दीदी, हर किसी की बातों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये उसका अपना मामला है। आपको इतनी चिंता क्यों? मुझे तो कोई चिंता नहीं मंजली। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्यों? अभी अभी आपने पूछा कि मछली बहू सो रही है या उठ गई। आपको ये पूछने का हक किसने दिया? तो तुम बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी, फिर भी रसोई में नहीं आई। इतनी गर्मी में यहाँ आकर क्या करूं? इस 3 परिवारों के एक ही चूल्हे पर 2 लोग खाना बना ही रहे हैं, तो मेरी क्या जरूरत है? ये तुम क्या कह रही हो मंजली? हमारे 3 परिवार कहाँ है? हमारा तो एक ही परिवार है और एक ही चूल्हा। हाँ, यही तो परिवार है। ये परिवार ज्यादा दिन तक एक नहीं रहेगा। ये मैं कह रही हूँ। जिस परिवार में इज्जत नहीं होती वहाँ रहना व्यर्थ है। आपको यहाँ कौन सी इज्जत नहीं मिलती दीदी? आप तो घर का कोई काम नहीं करती। सब कुछ हम दोनों ही संभालते हैं। क्या? इतना बड़ा इल्जाम? मैं घर का कोई काम नहीं करती? अच्छा, तो अब इस परिवार में रहने का कोई मतलब नहीं। आज ही मैं इस परिवार को अलग करने की व्यवस्था करूंगी। मंजली, छोटी की बातों का बुरा मत मानो। उसने गुस्से में कह दिया। ये गुस्से की बात नहीं है, ये आपके मन की बात है जो बाहर आ गई। अब मैं भी देख लूंगी। जब मैं इस परिवार का कोई काम नहीं करती तो अब से मैं इस परिवार का खाना भी नहीं खाऊंगी। मंजली, बेवजह झगड़ा बढ़ा रही हो। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? पहले तो तुम कभी इस चूल्हे के पास आई ही नहीं। आने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे बिना यहाँ मेरी बातें ही हो रही थी। अब जब मैं आ गई हूँ तो बातें रुक गई। यही गुस्सा है। आज बड़े भैया आए फिर देखती हूँ। अब क्या होगा छोटी? जो होगा देखा जाएगा। आप इतना ना घबराओ दीदी। वो हर बार चालाकी करती है।
अब उसे यूं ही छोड़ना सही नहीं। हाँ, क्या हाल है छोटू? और दुकान कैसी चल रही है? कारोबार सही चल रहा है ना कि नहीं? हैं? हाँ भैया, जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। वैसे भैया, अचानक आप इधर कैसे? कुछ चाहिए था क्या? जरूरत तो कब से है, लेकिन पूरी नहीं हो रही। हाँ भैया बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? ठीक है, अब जब तुमने पूछा है तो बताता हूँ। एक बात बताओ कि आज के जमाने में एक ही परिवार में रहना तुम्हें अच्छा लगता है? अरे क्यों नहीं लगता भैया, आज के समय में संयुक्त परिवार दिखते कहाँ हैं? मुझे तो अच्छा लगता है। अरे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे उस घर में रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ लेकिन बड़े भैया ना, वो कुछ भी। अरे अपनी पसंद नापसंद की बात बड़े भैया से कहिए ना। देखिए वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। हाँ बड़े भैया से कहना है? बड़े भैया से कहने से कोई फायदा नहीं है। वो कोई हल वल नहीं निकालने वाले हैं। उन्हें तो हमें तकलीफ में रखना ही अच्छा लगता है। अरे तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी ये बात नहीं समझते हैं? आप क्या कह रहे हो भैया? बड़े भैया ने बचपन से हमें संभाला है, आज उनके बारे में आप ऐसा कैसे कह रहे हो? हैं? कुछ भी कह रहे हो आप। अरे कुछ भी कहाँ कह रहा हूँ? अरे क्यों कह रहा हूँ ये सोचो। हमारे परिवार का सबसे बड़ा कारोबार बताओ किसके हाथ में है? हैं? अब हाँ वो तो बड़े भैया ही संभालते हैं। अब देखो उन्हें कारोबार की समझ है तो वही देखेंगे, इससे हमें क्या नुकसान है? हैं? अरे मूर्ख, नुकसान हो रहा है या नहीं ये तुम कैसे जानोगे? अरे इस सूद के कारोबार से कितने पैसे परिवार को मिलते हैं और वो कितने अपनी जेब में डालते हैं, इसका हिसाब है तुम्हारे पास? बताओ, है तुम्हारे पास? जानते हो कुछ? हैं? अब भैया, अब हिसाब रखकर मैं क्या करूंगा? बड़े भैया ने हमेशा परिवार की देखभाल की है, हमें तो आज तक 1 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़े। बस हम तो इसी में खुश हैं, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? दाद तेरे किए, तुम हमेशा एक बेवकूफ ही रहोगे। बेवकूफ कहीं के नालायक पाजी। तुमसे बात करना ही बेकार है, समझते नहीं हो कोई बात को। बस ये नहीं वो नहीं, तुम्हारा खर्चा नहीं हो रहा तो इसी में खुश हो। खुश रहो जाके। मैं जा रहा हूँ, बात करते हैं, ऐसा है वैसा है ये है वो। अरे क्या हो गया बाबू आपको? आप इन दिनों बहुत उदास उदास लग रहे हैं, मामला क्या है? हाँ, असल में क्या बताऊं नगेन। अरे गिन्नी के जाने के बाद से मुझे कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता। गिन्नी के हाथ का खाना बहुत लाजवाब था। अब ये तो तुम जानते ही हो, उस खाने का स्वाद आज तक कोई मुझे पका कर नहीं दे पाया। हाँ। अरे अरे अरे, अगर आप कहें तो मैं देश विदेश से अच्छे अच्छे रसोइये आपके लिए बुला लाता हूँ। आप बस मुझे इजाजत दीजिए, देखिए उनके हाथ का खाना आपका दिल खुश कर देगा। हाँ। अरे नहीं रे नगेन, नहीं नहीं, देश विदेश से अच्छे रसोइये बुलाने में बहुत पैसा खर्चा होगा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैं इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हूँ। अगर यही पैसा मैं गांव के विकास के लिए खर्च करूं तो सबका भला होगा ना। फालतू में अपने लिए क्या करना। वैसे देखा जाए तो ये बात आपने सही कही बाबू, लेकिन आपको कुल मिलाकर अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अच्छा नगेन, क्या हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला सके? ऐसा तो कोई नहीं है, ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो उम्मीद है कि मिल जाएगा। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। जब आपने इच्छा की है कि गिन्नी माँ के जैसे हाथ का खाना चाहते हैं तो मैं भी आपको जरूर खिलाऊंगा। आपकी कोई इच्छा मैं अधूरी नहीं रहने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ।
इसी वजह से तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, उससे पहले तुझे कुछ पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है ना? बता। बाबू, मेरा नाम नागेन हो सकता है, पर आप मुझे इस कहानी के नागेन जैसा क्यों समझते हैं? क्या मैं हर वक्त पैसे पैसे की रट लगाता हूँ क्या? हैं? आप बार बार मुझसे ये सवाल पूछते हैं, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा हैं? अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब नहीं पूछूंगा, ठीक है ना? अरे रेशमा, तुम्हें आज फिर उदास क्यों देख रही हूँ? तुम्हारी दोनों देवरानी जेठानी तुमसे फिर झगड़ा कर बैठी क्या? अरे और क्या, सारा दिन ताने मारकर जीना मुश्किल कर रखा है। मैंने तो कब से कहा था कि तुम उस घर से अलग हो जाओ, अपने पति को लेकर अलग घर में अपने हिसाब से रहो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी क्या? जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ तभी बड़ी और छोटी दोनों भाभियां मिलकर मुझ पर बरस पड़ती हैं, फिर ताने शुरू कर देती हैं। तुम अपने पति से क्यों नहीं कहती? अगर तुम अपने पति को समझाओगी तो जरूर कोई रास्ता निकलेगा। पति से कहती हूँ, लेकिन वो भी कहते हैं कि बड़े भैया घर के बड़े बिजनेस से पैसे हड़प रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? तुम सब एक ही परिवार में रहते हो और बड़े भैया तुम सबको नजरअंदाज कर ये सब कर रहे हैं? अरे बाप रे बाप, मैं होती तो उसी वक्त उस घर से निकल जाती। यूं ही सब कुछ छोड़कर तो नहीं निकल सकती, पहले परिवार की जायदाद में मेरा हिस्सा लेकर ही वहां से जाऊंगी। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, लेकिन उस जायदाद के बंटवारे में बहुत झगड़े होंगे। क्या तुम वो सब अकेले सहन कर पाओगी? झगड़े तो एक ही बार होंगे, बार बार थोड़े ही होंगे। जो होगा मैं सह लूंगी। हाँ, सही कहा तुमने। उन लोगों को एक बार नहीं सुनाओगी तो ये तुम्हें हल्के में लेते रहेंगे। चुप रह रहकर तो उन्होंने मुझे हल्का समझ ही लिया है। अब एक बार सामना करना जरूरी है। वो दोनों भाभियां घर को अपनी बाप की संपत्ति समझती हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। आज रात ही इसका हिसाब किताब करना होगा। अरे क्या हुआ गिन्ने, तुम्हारा मन उदास लग रहा है? क्या बात है, बताओ क्या बात है, बोलो। बात क्या बताऊं? 3 बहुओं के एक ही परिवार में रहना अब संभव नहीं है। एक ही रसोई में खाना बनाकर रोज हम सबके बीच झगड़ा होता रहता है। अरे मुझे साफ साफ बताओ ना, किस बात पे झगड़ा होता है, बताओ। इस घर के सारे काम हम 2 बहुएं मिलकर करती हैं, मैं और छोटी। मंझली बहू कोई काम नहीं करती, उल्टा हमारे काम में कमियां निकालती रहती है। कब तक बर्दाश्त करूं? इंसान की सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। अरे गिन्ने, तुम इस घर के बड़े बहू हो, तुम्हें दूसरों के मुकाबले ज्यादा सहन करना पड़ेगा। हाँ, सहन तो कर रही हूँ, लेकिन कब तक? मंझली बहू अगर खुद को नहीं बदलेगी और ऐसे ही चलती रही तो परिवार में सुख शांति नहीं रह पाएगी। अब अगर हम कुछ कहेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। इसीलिए देखो, चुप रहकर सहन करना ही हमारी किस्मत है। समय आने दो, वो खुद अपनी गलती समझ जाएगी, है ना? इतना मत सोचो। मंझली बहू तो हमेशा हमें देखकर ताने मारती है। तुम इसका कोई हल निकालो, ऐसे तो नहीं चल सकता। तुम सही कह रही हो। मैं देखता हूँ कि मझले भैया अक्सर मेरी दुकान पर आकर बड़े भैया की बुराई करते हैं और मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलूँ मैं? सच में? क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं क्या, यही कहते हैं कि बड़े भैया हमारे व्यापार से बहुत सारा पैसा चुराकर अपनी जेब में डालते हैं। यही रट लगाए रहते हैं वो। कितनी झूठी बात है। बड़े भैया तो हमारे परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और उन्हीं के बारे में इतनी गलत बातें। अरे मैं तो मझले भैया की किसी बात पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। उनका कोई काम ही नहीं है, बस मेरी दुकान पर आकर मेरे दिमाग में जहर भरने की कोशिश करते रहते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में रखता हूँ। तो तुम उन्हें दुकान पर बैठने ही क्यों देते हो? वो दोनों एक जैसे हैं।
अरे तो मैं उनके सामने कुछ नहीं कह सकता ना। अरे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे को अपनी तरफ कर लूं, लेकिन वो है कि मेरी बात ही नहीं मानता, बेवकूफ कहीं का। लेकिन मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस परिवार से अलग करने का इंतजाम करो। अरे आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही हो गिन्नी, क्या हो गया? दिन भर दूसरों की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता। 3 परिवार एक रसोई में खाना बनाते हैं और मुझे तो घुसने ही नहीं देते। वो दोनों अपनी मर्जी से काम करती हैं और जब मैं कुछ कहती हूँ तो सारी गलती मेरी होती है। अरे 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 नहीं गिन्नी, अब और इस परिवार के साथ रहना मुमकिन नहीं है। कल ही मैं भाइयों से बात करूंगा और अब खुलकर बात करना जरूरी हो गया है। अरे मामला हद से बाहर जा रहा है। वो दोनों बहुएं हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये वो। अरे बस यार बस, अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, तुम कुछ करो, नहीं तो तुम्हारे दोनों भाई मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। क्या बात है नगेन, तुमने कहा था कि कुछ दिन का समय लेकर मेरे लिए इस गांव से एक अच्छा रसोइया लाओगे। क्या हुआ उसका? मिला क्या? अब हाँ बाबू, मुझे याद है और लगता है कि मैंने आपके लिए एक अच्छा रसोइया ढूंढ भी लिया है। हाँ। क्या बात कर रहे हो? सच में? ऐसा क्या? हाँ बाबू, लेकिन एक समस्या है, उस समस्या का हल करना होगा। हाँ। अरे अब तुम ये किस समस्या की बात कर रहे हो? अरे बाबू, जिस परिवार की बात कर रहा हूँ उसमें है 3 बहुएं। सुना है कि मझली बहू का मन ठीक नहीं रहता। बड़ी बहू अच्छा खाना बनाती है और छोटी बहू सामग्री जुटाती है। अरे तो इसमें मेरी क्या दिक्कत है? मुझे तो बस अच्छा खाना चाहिए। मुझे क्या करना है वो परिवार में क्या करते हैं? हाँ, आपको अच्छा खाना खाना है तो उनके बीच मुकाबला करवाना होगा। हाँ। अरे नहीं नगेन, नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अब भी उसी फैसले पर कायम हूँ। अरे ये सब नहीं करना मुझे। हाँ तो ठीक है बाबू, ठीक है, आपको मुकाबला नहीं कराना, मत कराओ, लेकिन आपको वहाँ जाकर उनसे कहना होगा कि आप सबसे अच्छा खाना चाहते हैं। हाँ। इसका इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। बस मुझे वहाँ ले चलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ तो ठीक है बाबू, चलिए, सुबह का वक्त है, चलकर थोड़ा टहल भी लेंगे और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। चलिए। हाँ, चलो चलते हैं, चलो। दादा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो क्या कहना चाहते हो, बताओ। दादा, बात यह है कि मुझे और मेरी पत्नी को इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अच्छा, जब तुम्हें यहाँ रहना पसंद ही नहीं है तो फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती रोककर क्या करूँगा? मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप मुझे रोकिए। देखिए, मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले इस परिवार की संपत्ति का बंटवारा करूंगा और अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। हिस्सा? क्या मतलब? परिवार का बंटवारा? मतलब साफ है भैया, जिस घर में मेरी पत्नी को इज्जत नहीं मिलती, उस घर में साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। अरे तो तुम इस घर में रहना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारा मामला है, लेकिन ये बात हमें क्यों बता रहे हो? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत रहो, हम दोनों तो यहाँ पे खुश हैं। हाँ, तुम तो खुश रहोगे ही। जब तुम्हारी पत्नी पर कोई उंगली उठाएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। बात करते हो। छोटी भाभी, बस, तुम हमारे भाइयों की बातों के बीच में मत आओ। हाँ। अरे क्यों नहीं आएंगी? वो भी इस घर में रहती हैं। अब घर में क्या हो रहा है ये तो उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए ना। बिल्कुल आएंगी वो। अच्छा, तो ये बात है।
तो तुम दोनों ने मिलकर एक टीम बना ली है, अपना एक संगठन बना लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भी देखूंगा कि तुम्हारी ये एकता कितने दिन चलती है। बात करते हैं। अरे अरे भाई, बस 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 बस, ये सुबह सुबह गुस्सा मत करो, इससे काम में रुकावट होगी। देखो, अगर तुम्हें सच में इस घर में नहीं रहना है तो ठीक है, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, तुम्हारा हिस्सा हम नहीं लेंगे। हाँ हाँ दादा, सही कह रहे हैं, हमें तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन सुबह सुबह ये मुद्दा उठाना सही नहीं है। जा देखो तब गुस्सा किटकिट, गुस्सा किटकिट। हाँ, गुस्सा किटकिट, गुस्सा किटकिट। मैंने सही किया या गलत, ये सुनने की जरूरत मुझे भी नहीं है। मैं जो करूंगा सही करूंगा, बस। रमेश, बहुत हो गया, सही तरीके से बात करो। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह तुम तीनों भाई इतने जोर जोर से क्यों बहस कर रहे हो? हाँ? अरे बाबू, अरे अरे, आप हमारे घर आए हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। आइए 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 आइए। अरे आना मजबूरी थी। बाबू, अगर आप नहीं आते तो मैं आपके पास आ जाता। हाँ। क्यों? क्या जरूरत थी? क्या बात है? बताओ। बाबू, मुझे अब इस परिवार में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं परिवार का बंटवारा चाहता हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बातें हम बाद में करेंगे। पहले तुम हट जाओ और अपनी तीनों भाभियों को मेरे सामने बुलाओ। बुलाओ। तो सुनो, मुझे आजकल अच्छे खाने की बहुत इच्छा हो रही है और गांव वालों से सुना है कि तुम्हारे घर का खाना बहुत लाजवाब होता है। तो आज तुम तीनों में से जो मुझे सबसे अच्छा खाना खिलाएगी उसे मेरी तरफ से 2000 रुपए का इनाम मिलेगा। हाँ। लेकिन मुझे तो अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। मेरी जगह दीदी बना ले, मैं उन्हें मदद कर दूंगी। अच्छा, तुमने सच बोला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। ये सुनकर हमें अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बस बहाने हैं। इतने दिनों में तुमने सीखा ही क्या है? इसी वजह से तुम इस घर को छोड़ना नहीं चाहती, है ना? खुद कुछ कर नहीं सकती। चुप रहो तुम, मेरे सामने झगड़ा मत करो। क्यों, तुम खाना बना सकती हो? बताओ। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारे और बड़ी बहू के बीच में जो भी मुझे सबसे अच्छा खाना खिलाएगी उसे मैं इनाम दूंगा, और खाना मुझे आज दोपहर तक चाहिए। हाँ। आज पहले खाना मैं बनाऊंगी। सच में आज देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारे 3 परिवारों के बीच से मंझली बहू पहले खाना बना रही है। क्यों दीदी, आपको मजाक सूझ रहा है? सुन लीजिए, आज 2000 रुपए का इनाम मैं ही जीतूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ही इनाम जीतो। तुम्हारे हाथ का खाना कभी नहीं खाया, इसलिए मैं भी देखना चाहती हूँ कि मोड़ल बाबू क्या कहते हैं। वो तो तुम अपनी आँखों से देख लोगी। अब बस चुप रहो और मुझे खाना बनाने दो। जब मैं काम खत्म कर लूंगी तभी तुम अपनी बारी ले सकती हो। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। वाह 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 वाह, दोनों के बनाए खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों में से कोई मेरी पत्नी के जैसे स्वाद वाला खाना बना पाई हो। अब तुम दोनों बारी बारी से खाना बाबू के सामने रखो। अब बाबू खाना खाकर बताएंगे कि किसका खाना बेहतर है। हाँ। वाह 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 वाह, मैंने दोनों के बनाए खाने का स्वाद लिया। मालती, तुम्हारे खाने में मुझे मेरी पत्नी के हाथों का स्वाद मिला। हाँ, लेकिन रेशमा, तुम्हारा खाना भी बुरा नहीं था। हाँ। तो क्या मोड़ल बाबू, इनाम मुझे मिलेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2000 रुपए का इनाम मैं मालती को देता हूँ। जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो। मुझे खाना बनाने में हमारी छोटी बहू ने मदद की,
लेकिन रेशमा ने सब कुछ अकेले किया, तो मैं चाहती हूँ कि इनाम उसे दिया जाए। अब जब तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा। ये 2000 रुपए का इनाम मैं रेशमा को देता हूँ। हाँ। सच दीदी, आप मुझे इनाम देना चाहती हो? हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि तुम में हुनर है, लेकिन तुमने उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। दीदी, हम 3 परिवार क्यों कह रहे हैं? हमारा तो एक ही परिवार है। तुम ही तो सुबह परिवार अलग करना चाहती थी। नहीं दीदी, मैं सब समझ गई हूँ कि हम तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकते। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। माफी मत मांगो, बस ये जान लो कि तुमने गलती मानी, यही बहुत है। वाह 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 वाह, तो अब परिवार की सारी गलतफहमियां खत्म हो गई, है ना? हाँ सदानंद बाबू, ये सब आपके कारण हुआ। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले ने मुझसे ये करवाया है।